दोस्तों नमस्ते। राज्य में मराठा आरक्षण आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन के दौरान हिंसा भड़के, लोग भड़के और सरकार के ऊपर गुस्सा निकाले, इसके लिए बड़ी साजिशें रची गई। ये क्यों? क्योंकि शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया, रोहित, उनके पार्टी के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे एक ही चीज चाहते थे कि ये महाराष्ट्र की सरकार निकल जाए और उनकी सत्ता आ जाए। अगर किसी आंदोलन में हिंसक घटनाएं होती है तो स्वाभाविकतः सरकार के विरोध में जनमत तैयार हो जाता है और सरकार गिर जाती है। इसलिए शायद ऐसी हिंसा वो चाहते थे। मैं इसका प्रमाण भी आपको दे रहा हूं। यही आजाद मैदान, और इसी आजाद मैदान में एक आंदोलन जब शरद पवार के नेतृत्व वाली सरकार चल रही थी, तीन पार्टियों की, तीन नहीं कई पार्टियों की थी, वो चल रही थी, तब एसटी कर्मचारी, राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे। और इसी आंदोलन के दौरान आंदोलन की तरफ सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसमें से कुछ आंदोलनकारी शरद पवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके निवास पर चले गए और जैसे ही वह आंदोलनकारी निवास पर चले गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, बेरहमी से पीटा गया, उनके ऊपर गुनाह दर्ज किए गए और उनके साथ क्या क्या किया गया सब जानते हैं। यही आंदोलन की जगह ऐसा ही एक आंदोलन किस तरह से निपटा गया पता है आपको? और एक बात बताता हूं, यही शरद पवार उस वक्त मुख्यमंत्री थे। नागपुर में आदिवासी समुदाय के लोग मोर्चा लेकर निकले थे, गोवारी समाज का। आज भी नागपुर में उसका स्मारक स्थल आपको दिखाई देता है। व्यवस्था छोड़िए, मतलब खाने की, पीने की, बाकी व्यवस्था छोड़ दीजिए। अरे ये आंदोलन करने वाले लोगों को, विधान भवन तक आने वाले लोगों को मिलने के लिए मंत्री नहीं गए, घेर कर मरने के लिए छोड़ दिया गया और न जाने कितने गोवारी समुदाय के लोग वहां पर मर गए। यही शरद पवार मुख्यमंत्री थे। तीसरी घटना बताता हूं, यही शरद पवार मुख्यमंत्री थे, नहीं इनकी सरकार थी, इनके अजित पवार डिप्टी सीएम थे, इन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार थी। और पुणे के नजदीक मावड़ रोड पे एक आंदोलन किया गया था। उस वक्त गोलियां बरसाई गई, लोग मारे गए, न जाने कितने जख्मी हुए। यही शरद पवार। और जब जब ऐसा कहर ढाया है तब तब इनकी सरकार चली गई है, तब चली गई है। शरद पवार राजनीतिक तरीके से इस आंदोलन को भड़काना इसलिए चाहते थे कि उनके पास इसके प्रमाण थे कि जब भी आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई गई, गोलियां बरसाई गई, मारा गया, गुनाह दाखिल किए गए, तब आगे जाकर सरकार गिर गई है। इसीलिए शरद पवार इस आंदोलन को इसी उग्रतापूर्ण तरीके से ले जाना चाहते हैं। और चाहते क्या थे? कि सरकार गिर जाए और किसी भी तरीके से शरद पवार की हाथों में सरकार आ जाए। ये सच छिपाए नहीं छिपता, लाख छिपाओ प्यार मगर, है ना गाना उस तरह, लाख छिपाओ प्यार मगर, छिपाए नहीं छिपता भैया, सामने आ ही जाता है। वैसे इनके अंदर जो कूट कूट कर सत्ता की अभिलाषा भरी है वह सामने आ ही जाती है। सुन लीजिए। सत्ता तुम्ही पवार साहेबांच्याकडे द्या, सत्ता तुम्ही पवार साहेबांच्याकडे द्या, सत्ता तुम्ही पवार साहेबांच्याकडे द्या, मैं सरकार हटवा, मैं सरकार हटवा, मैं सरकार हटवा, सत्ता तुम्ही पवार साहेबांच्याकडे द्या, मार्ग काढून। यकीन ही नहीं होता है कि इन लोगों को सत्ता का इतना लोभ हो सकता है और सत्ता प्राप्ति के लिए ये किस हद तक भी गिर सकते हैं।
किस हद तक भी गिर सकते हैं। यही चाहिए इनको। जी मचल रहा है इनका, आग लगी है इनके बदन में सत्ता के बिना, और ये चाहते यही है कि किसी भी तरीके से देवेंद्र फडणवीस हट जाए और सत्ता शरद पवार के हाथों में आ जाए, किसी भी तरीके से। आपको याद होगा, शरद पवार सत्ता से पृथक नहीं रह सकते, इसलिए 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने जा रही थी, तब उसको समर्थन देने वाले शरद पवार ही थे। 2019 में फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रपति शासन लगवाकर सरकार में आता हूं कहने वाले शरद पवार ही थे। यही शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ भी जा सकते थे। यही शरद पवार। बहुत लोगों को बुरा लगता है, मेरे ऊपर गुस्साते हैं, गालियां देते हैं, मुझे मेरे ब्राह्मण होने का फायदा उठाते हैं, मुझे गाली देते हैं मेरे ब्राह्मण होने की। लेकिन याद रखो, शरद पवार सत्ता से पृथक नहीं रह सकते, और जब उन्हें यह पता चलता है कि मैं सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता, तो शरद पवार दूसरों की सत्ता खत्म करने में लगे हुए होते हैं। एक उदाहरण आपको दे देता हूं मैं, जरा सोचिए। जब गाड़ियां जा रही थी मुंबई की तरफ मराठा आरक्षण आंदोलन की, मैं शशिकांत शिंदे का जानबूझकर उल्लेख कर रहा हूं, जो अध्यक्ष है उनके आज के। बहुत सारी गाड़ियां मुंबई जा रही थी, और उसमें मैंने देखा कि मराठवाड़ा से, खास करके बीड़, परभणी, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, इन जिलों से बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी। अब जो पैसेंजर कार होती है, मतलब टाटा सुमो तो अब नहीं रही, लेकिन स्कॉर्पियो या इर्टिगा या अन्य कोई गाड़ियां जो 5-6 सीट ले जाती है, वो गाड़ियों की संख्या और माल ढोने वाली गाड़ियों की संख्या में चेक कर रहा था। उसमें एक बात साफ साफ नजर आ रही थी कि पैसेंजर कार कम थी और माल वाहतुक करने वाली गाड़ियों की संख्या ज्यादा थी। उन गाड़ियों पर अलग अलग नाम लिखे होते हैं, किस जाति की गाड़ी है यह भी समझ आता है। मराठवाड़ा में किसी गाड़ी पर भगवानगढ़ लिखा हो तो वो वंजारी समुदाय से आती है। किसी गाड़ी पर कुछ, किसी गाड़ी पर कुछ कुछ लिखा हुआ होता है। सारी की सारी मराठा समुदाय की नहीं हो सकती, अन्य अन्य समुदायों से किराए से लेकर वो गाड़ियां चलाई जा रही थी। एक गाड़ी में 5-6, 4-5-6 ऐसे लोग बैठ के जा रहे थे। 4 से 7 टेम्पो थे, कुछ पिकअप थी, कुछ टाटा आइशर थी, ऐसी बहुत सारी गाड़ियां थी। और ये सारी की सारी गाड़ियां कृषि उपज का जो व्यापार पेट होता है, कृषि उत्पन्न बाजार समिति जिसे कहा जाता है, यहाँ के इलाके में मोंढा जिसे कहा जाता है, उस मोंढे में व्यापारियों का माल पहुंचाने में या व्यापारियों तक माल पहुंचाने में काम आने वाली गाड़ियां थी। अब इसका एक अलग संगठन है, इस संगठन को शरद पवार की पार्टी ही चलाती है। तो ये सारी गाड़ियां लोगों को सामान समेत मुंबई पहुंचाती मुझे दिखी। तो स्वाभाविक तौर पर एक बात तो साफ होती है कि किसी ना किसी राजनीतिक संगठन का इसमें हाथ था। किसका था? जब सत्ता हमें दे दो कहने वाले सामने आते हैं तो साफ पता चलता है कि इनका ही हाथ था। और यही बात खुलकर सामने आई और देवेंद्र फडणवीस ने संघर्ष की जगह समझौता किया और सबके लिए अच्छी बात कर दी। यही दर्द इनके मन में है, इसीलिए वो जरांगे को भी झूठा साबित करके फिर से राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। मराठा बंधुओं, सावधान रहो, सतर्क रहो, अपनी लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई मत बनने दो। नमस्ते।